अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप सब देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है जस्टिस फॉर ऑल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो जो है ख़ास स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सबके लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। क्यों हर इंसान के लिए? इसलिए कि अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज भी इसी तरह डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप इनको पढ़ना सीख जाओ ना, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही है, ये बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल क्लास है। इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। इसके अलावा जब आप कोई मूवी देखोगे या न्यूज़ चैनल सुनोगे तो आपको पता है कि ये वर्ड्स ऑलरेडी आप जो है इनके ऊपर काम कर चुके हैं। तो ये सब कुछ जो है सुनना, पढ़ना, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस एडिटोरियल को आप स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ना बता दूं कि इस एडिटोरियल में वो बात क्या करने वाला है। वो ये बात कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो क्या कर रहा है इस वक्त, वो यूएस और इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। किससे? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। बट वो इस एडिटोरियल में ये बता रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने पहले भी एक ऐसा काम किया था। तब इसने क्या किया था, इसने वो सब के सब लोग जो उसके वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसने उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी थी। मतलब वो यहाँ तक चला गया था। तो वो इसमें यही बात कर रहा है कि इसका मतलब है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि ताकतवर मुल्क जो है वो किसी भी किस्म के रूल्स को तोड़ सकता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो फिर एंड में इस एडिटोरियल में वो यही बात कर रहा है, कोई भी मुल्क चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जो है ये एडिटोरियल को एंड करता है आज के। तो चलें आप इसको स्टार्ट करते हैं। इस एडिटोरियल के अंदर कुछ बहुत नई चीज़ें भी आज आप सीखेंगे। वो कौन कौन सी होंगी वो तो पढ़ने से पता चलेगा। तो इस एडिटोरियल की जो टोन है वो है क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि ये बड़ी बुरी तरह से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रिटिसाइज कर रहा है और इजराइल को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। ये बता रहा है कि तुम लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे जो हो इंटरनेशनल लॉ से भी ऊपर हो। तो मतलब ये इसने इस सारे एडिटोरियल को जब आप रीड करोगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है। अलोंग विद कहता इन एडिशन टू, किसके? हिज डोमेस्टिक एजेंडा। कहता जो इसके डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, एजेंडा मतलब जो भी इसके प्लान्स हैं अपनी कंट्री को लेकर। फिर कोमा कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप इज़ बिजी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा ही मसरूफ़ है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ में? रिपिंग टू श्रेड्स द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। कहता वो मसरूफ़ है डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसको? इस ऑर्डर को। कौन सा ऑर्डर? कहता दैट हिज कंट्री हेल्प्ड। ये वो वाला ऑर्डर है जिसको इसके मुल्क ने हेल्प किया था फोर्ज करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है, कहता है इस डोमेस्टिक एजेंडा के अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी मसरूफ़ है इसको तहस नहस करने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको मिटाने के लिए। और ये वो वाला ऑर्डर है जिसको इस कंट्री ने हेल्प किया था बनाने में। अब एक चीज़ देखो, अलोंग विद का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। डोमेस्टिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, घरेलू। मतलब जहाँ ये अपने मुल्क की चीज़ों को लेकर बिजी है ना, जैसे वो डिफरेंट पॉलिसीज़ थी इसकी इमिग्रेशन को लेकर, अमेरिका फ़र्स्ट को लेकर, तो ये चीज़ों में तो वो बिज़ी है ही है, लेकिन उसके साथ ये मसरूफ़ हैं इन चीज़ों में भी। और वो चीज़ें क्या हैं? वो है इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना। अब ये चीज़ देखो, रिपिंग का मतलब क्या होता है और शर्ट का मतलब क्या होता है। देखो रिप का मतलब होता है ना टीयर कर देना, फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े करना। और शर्ट का मतलब होता है पीसीस में, फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में। तो अगर आप इसको मिलाकर देखो ना, रिप टू शर्ट, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को रुइन कर देना, ख़त्म कर देना। और ये जो फोर्ज है इसका मतलब होता है बिल्ड करना, क्रिएट करना। और ये जो हेल्प है ना, ये अपने बाद 2v1 नहीं लेती,
ये जो भी वर्ब लेगी उसको विदाउट टू लेगी। हमें तो आदत है ना ऐसे सेंटेंसेस को बनाने की कि हिज कंट्री हेल्प टू फॉर्ज, लेकिन जो हेल्प है वो विदाउट टू के भी वर्ब को ले लेता है और ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल भी नज़र आएगा। लेकिन पिछले कुछ एडिटोरियल्स में हमने देखा था उसने टू भी लगाया हुआ था हेल्प के बाद, लेकिन वैसे अगर देखा जाए हेल्प के बाद टू का इस्तेमाल बहुत कम है। कहता द लेटेस्ट सेल्वो, कहता ये जो ताज़ा तरीन ये जो सेल्वो है, सेल्वो का मतलब आप अटैक समझ लो या उसकी मूव समझ लो, किसमें, इन द ट्रम्पियन कैंपेन, इसके अंदर। कहता हैव बीन सैंक्शंस, वहाँ पे क्या रहे हैं, वहाँ पे सैंक्शंस रहे हैं, पाबंदियाँ रही हैं। टारगेटेड, कहता जो टारगेट करती हैं किसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक एरर है। वो ये बात कर रहा है जो ट्रम्प की जो लेटेस्ट अग्रेसिव मूव है ना, वो क्या कर रही है, वो सैंक्शंस लगा रही है आईसीसी के ऊपर। सिंपल सी यही बात कर रहा है। अब सेल्वो क्या चीज़ होती है, देखो सेल्वो को अगर आप इस तरह से देखो ना तो आपको पता चलेगा कि अक्सर आपने देखा हुआ है, सुना होगा तोपों की सलामी, मतलब इतनी ज़्यादा तोपें होती हैं वो एक साथ रख के एक फायर निकाल देते हैं। वो एक साथ जो फायरिंग होती है ना उसको सेल्वो बोलते हैं। उसका इमेज मैं ऊपर डाल दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये जो सेल्वो है इसका मतलब है अटैक, ठीक है, कि ये जो इसका अटैक हुआ है, जो इसने अटैक किया है, जो इसकी मूव है। और यहाँ पे इसने यूज किया सैंक्शंस। देखो सैंक्शन के ना दो मतलब होते हैं, एक सैंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, पेनल्टीज, पाबंदियां जिसको सजाएं कहते हैं, और एक सैंक्शन होता है उसका मतलब होता है सपोर्ट, मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को बैक करना। बैक का मतलब ये होता है सपोर्ट करना। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखो तो इसने यूज किया हैव बीन का, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को के सब्जेक्ट को देखें तो वो सिंगुलर है। अगर ये सेल्वो की बात कर रहा है तो यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हो सकता है वो सेंटेंस को कुछ ऐसे बनाना चाहता हो कि सैंक्शंस हैव बीन द लेटेस्ट सेल्वो इन द ट्रम्पियन कैंपेन। तो अगर आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका सब्जेक्ट ये सेल्वो ही बन रहा है, ठीक है। अगर ये सेल्वो बन रहा है तो यहाँ पे जो है हैज़ बीन आना चाहिए था। और अगर आप राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो हैव बीन जो है उसने सैंक्शंस के को देख के लगाया है। तो ठीक है, ये चीज़ आप ज़रा देख लेना। अब वो कह रहा है मिस्टर ट्रम्प क्या कर चुका है, हैज़ साइंड, वो साइन कर चुका है किस चीज़ को, एग्जेक्टिव ऑर्डर को। एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट कमांड जो होती है यूएस प्रेसिडेंट से, उसको कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो खुद ऑर्डर देता है, ऑफिशियल ऑर्डर समझ लो। कहता है इसका जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है ना, सैंक्शनिंग इंडिविजुअल्स, जो कि पाबंदियां लगा रहा है इंडिविजुअल्स के ऊपर। किन इंडिविजुअल्स के ऊपर, कहता है इन्वेस्टिगेटिंग, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यूएस और इट्स एलाइज, यूएस और इसके एलाइज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब इसके दोस्तों को, कोमा नेमली, कहता फॉर एग्जाम्पल इजराइल, फिर कोमा, कहता अमेरिकाज मोस्ट अलाइड ऑफ अलाइज, कि जो अमेरिका का बहुत मजबूत दोस्त है। अब ये अलाइड ऑफ अलाइज क्या है ये भी देखते हैं, तो बस अभी इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो है उसने साइन कर दिया एक ऑर्डर को, और ये वो वाला ऑर्डर है जो कि पाबंदियां लगाएगा उन इंडिविजुअल्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कि जायज़ा ले रहे हैं किस चीज़ का, यूएस और उसके दोस्तों का। मिसाल के तौर पर इजराइल जो कि अमेरिका का बहुत ही क्लोज दोस्त है। अच्छा, अब एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है ना सैंक्शनिंग, ये क्या है, ये इस ऑर्डर के लिए आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि ये वो वाला ऑर्डर है जो कि सैंक्शनिंग कर रहा है, मतलब जो कि क्या कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है। अच्छा, अब ये सैंक्शनिंग के बाद उसका जवाब दिया उसने किसके ऊपर लगा रहा है, इंडिविजुअल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। अच्छा, अब कौन से लोग, अब ये इसके लिए आया है, कह रहा है कि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब ये समझ लो कि जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं ना, पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होती हैं, ये बने तो वर्ब से होती हैं। जैसे ये सैंक्शनिंग है, ये बना किससे, सैंक्शन से। तो जिस तरह से कोई वर्ब जो होता है ना वो अपना ऑब्जेक्ट रखता है, तो इसी तरह से ये भी अपने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खसूसियत होती है ना वो होती तो वर्ब वाली है ना। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो कि सैंक्शनिंग व्हाट,
किस चीज़ को सैंक्शन कर रहा है, किस चीज़ पे पाबंदियाँ लगा रहा है, तो आपको उसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेटिंग इंडिविजुअल्स के लिए आया, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इसने अलाइड का वर्ड यूज़ किया, अलाइड का मतलब क्या होता है? अलाइड का मतलब होता है कि ये किसी दोस्त की भी बात कर सकता है, ये किसी अग्रीमेंट की भी बात कर सकता है। मतलब कोई पर्सन या कोई कंट्री जो है वो दूसरे के साथ जुड़ी हुई है दोस्ती से या अग्रीमेंट से, तो इसलिए उसको अलाइड बोला जाता है। और ये जो एलाइज हैं ये किसको बोलते हैं? ये आप ये समझ लो पार्टनर को कहते हैं, सपोर्टर को कहते हैं। इन कंट्रीज़ में वो होता है कि ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो दूसरी कंट्री को उनके पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वे में उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर ये किसी फ्रेंड या पार्टनर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये वो फ्रेंड है या वो पार्टनर है जो जिनके इंटरेस्ट सेम है, जिनके गोल सेम है, जिनके मकासद सेम है, तो उनको एलाइज बोलते हैं। तो अलाइड ऑफ अलाइज का मतलब क्या हो गया? मतलब जो बहुत ही क्लोजेस्ट पार्टनर है यूएस का। कह रहा है द मूव, कहता है ये जो मूव है ना, कौन सी मूव? ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कर रहा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। कहता है अपीयर्स दिखाई दे रही है टू हैव बीन प्रॉम्प्टेड, कि ये जो मूव है ना ऐसा लग रहा है इसको उकसाया गया है। किसके जरिए? बाय लगा के बता रहा है, बाय द आईसीसी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपिंग, इसके जरिए। अच्छा, किसको प्रॉप करना है? द इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर वॉर क्राइम्स के लिए इन गजा में। तो वो ये कह रहा है कि ट्रम्प का जो डिसीजन था, मतलब इसका जो भी फैसला था, ऐसा दिखाई देता है कि वो वजह बना था, मतलब उसको उकसाने वाली कोई चीज़ थी। वो कौन सी चीज़ थी? वो आईसीसी इन्वेस्टिगेशन थी जो कि जायज़ा ले रही थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर का वॉर क्राइम्स के लिए जो किसने गजा में किए थे। अब ये जो प्रॉपिंग है ये किसके लिए आया? ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, कि ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो कि प्रॉप कर रही थी। प्रॉप करने का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, ये वर्ब जो है इन दोनों का मतलब सेम होता है, प्रॉप और इन्वेस्टिगेट। अब ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ना, देखो प्रॉम्प्ट का अगर आप ऐसे मतलब देखो तो आपको लगता है कि किसी को आप ये समझ लो उकसाना, किसी की वजह से कोई काम होना। अब यहाँ पे आप ये समझ लो कि वो कह रहा है कि ये वाला जो एक्शन था ये वजह बना था इसके जरिए, क्योंकि यहाँ पे ये कॉज का ज्यादा मीनिंग दे रहा है। और प्रॉप के लिए आप इन्वेस्टिगेट भी यूज कर सकते हो, स्क्रूटिनाइज भी यूज कर सकते हो। इन सब का मतलब होता है कि किसी चीज का जायजा लेना। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प्स ऑर्डर, कहता है मिस्टर ट्रम्प का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक। अच्छा, क्या है? कह रहा आईसीसी हैज़ एंगेज्ड, जो आईसीसी है वो एंगेज्ड है, मतलब वो इन्वॉल्व है, वो शामिल है किसमें? इन एलिजिटमेट एंड बेसलेस एक्शंस। मतलब आईसीसी जो है ट्रम्प के मुताबिक, जो आईसीसी है वो ऐसे एक्शंस में शामिल है जो ट्रम्प के मुताबिक गैर कानूनी और बेबुनियादी हैं। टारगेटिंग, कहता जो कि टारगेट कर रहे हैं यूएस को एंड इजराइल को। तो वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ जो है वो ट्रम्प कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ इलेजिटमेट है तो इसका मतलब है वो इलीगल है, वो नाजायज़ है, अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। और बेसलेस का मतलब यही होता है कि मतलब वो बेबुनियादी है, मतलब बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग हिज लास्ट स्टिंट, कहता है इसका जो लास्ट दुरानिया था ना, पिछला दुरानिया, कहाँ? इन द व्हाइट हाउस में। मिस्टर ट्रम्प हैड ऑल्सो सैंक्शन, जो मिस्टर ट्रम्प था वो पाबंदी लगा चुका था द देन आईसीसी प्रोसिक्यूटर, उस वक़्त के जो आईसीसी प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील थे, उन पे सैंक्शन लगा चुका था। एंड अनदर ऑफिशियल, और दूसरे भी जितने भी ऑफिशियल थे उनके ऊपर भी। किसकी चीज़ के ऊपर? कहता ओवर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। किस चीज़ की? ऑफ पॉसिबल यूएस वॉर क्राइम्स की इन अफगानिस्तान में। कहता अगर इसका पिछला दौर देखा जाए तो ना, तब भी ट्रम्प ने क्या किया था? इसने आईसीसी ऑफिशियल्स को और दूसरे ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो यूएस वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो इसने अफगानिस्तान में की थी। वॉर क्राइम्स का मतलब क्या होता है? मतलब वो क्राइम्स जो आप इंसानियत के खिलाफ करते हो, मतलब गिरे हुए क्राइम्स जो किसी भी वॉर में किए जाते हैं। अब यहाँ पे कहाँ किए थे इसने? अफगानिस्तान में किए थे। अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे यूज किया वर्ड स्टिंट। स्टिंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्म, मुद्दत, पीरियड, उस वक्त का हिस्सा जो उसने वहां पे गुजारा था। आप ड्यूरेशन भी कह सकते हो। वैसे देखो तो इसके सिनोनिम्स और भी हैं, मतलब उसको टेन्योर भी बोलते हैं। और सैंक्शन का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया। और वॉर क्राइम्स क्या होते हैं ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कह रहा है नेदर, ना ही, द यूएस नॉर इजराइल, ना यूएस ना इजराइल इज अ मेंबर ऑफ द कोड,
वो इन दोनों में से कोई भी जो है वो आईसीसी का पार्ट नहीं है। देखो, नीदर और नोर का इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट थे वो दो थे, ठीक है। जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हों तो हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं जब हमने पॉजिटिव बात करनी हो, जब हमने ये कहना हो कि दोनों में से कोई एक, और अगर हमने ये कहना हो कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो उसके लिए हम नीदर और नोर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दो से ज़्यादा हो जाएं तो हम उसके लिए नन का इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना हो कि इन सब में से कोई भी नहीं। अब वो कह रहा है हाउ एवर अ लार्ज चंक, कहता है जो बड़ा चंक है, जो हिस्सा है किसका? ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी का। कहता है डिसअग्रीज, वो इस बात से मुतफिक नहीं है, वो किसी इससे मुतफिक नहीं है। किससे? विद मिस्टर ट्रम्प्स असॉल्ट, मिस्टर ट्रम्प का ये जो हमला है किसके ऊपर? ऑन द आईसीसी, आईसीसी के ऊपर, सेमीकोलन, इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी आगे। वो कह रहा है 79 स्टेट्स, कहता है इतनी स्टेट्स जो हैं हैव साइन, वो साइन कर चुकी हैं किसको? अ जॉइंट स्टेटमेंट को। कौन सी स्टेटमेंट? कहता है डिफेंडिंग, जो कि डिफेंड कर रही है किसको? ग्लोबल कोर्ट्स वर्क, इसके काम को। अब एम डैश, अब इसकी तफसील बताएगा। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं स्टॉन्च, बहुत ही मजबूत यूएस अलाइज सच एज, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी और यूके। तो अब इसको जोड़ते हुए ये बात कर रहा है कि ग्लोबल कम्युनिटी का एक जो बड़ा हिस्सा है ना, वो मिस्टर ट्रम्प के इस हमले से खुश नहीं है, इससे वो डिसअग्री कर रहा है, इस पर मुतफिक नहीं है। कहता 79 जो स्टेट्स हैं वो साइन कर चुकी हैं, और कह रहा है कि ये वो वाली स्टेट्स हैं जिसमें यूएस के अलाइज भी शामिल हैं, यूएस के दोस्त भी शामिल हैं, जो कि फ्रांस, जर्मनी और यूके है। अच्छा, अब इसको देखते हैं सॉल्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमला, अटैक, ठीक है। चंक का मतलब होता है पोर्शन, सेक्शन। देखो सेमीकोलन आ गया तो अब इसने इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्लोज रखी हुई है। एम डैश लगा के इसने ये बताया कि जो 79 स्टेट्स हैं उसमें और कौन कौन शामिल हैं, इसने इस तरह से ये बताया, इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना है। अच्छा, एक वर्ड था यहाँ पे स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉयल, पक्का, मजबूत, पक्का दोस्त। द मैसेज, कहता है जो पैगाम है। द लेटेस्ट मूव, कहता है ताज़ा तरीन जो मूव है, सेंस भेजती है, टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, इस वो है, क्या है? दैट ऑफ। अच्छा, ये दैट ऑफ क्या चीज़ है, इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैसेज किस चीज़ का? हाइपर अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो यूएस है वो खुद को सबसे ऊपर कंसीडर करता है। दैट ये कि द यूएस एंड इट्स वेसल इज़राइल, के जो यूएस है और इसके साथ की जो डिपेंडेंट कंट्री है इज़राइल, आर बियॉन्ड रिप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो इज़राइल है उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको कोई भी पनिश नहीं कर सकता, कोई सज़ा नहीं दे सकता। दैट ये कि पावरफुल एक्टर्स, के पावरफुल जितनी भी नेशंस हैं, कैन लिटरली गेट अवे विद मर्डर, के मतलब वो जितने भी सीरियस क्राइम्स कर लें उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है ये जो पैगाम है ना, जो ट्रम्प की ताज़ा तरीन जो मूव है ये पूरी दुनिया को भेज रही है, वो यही है कि अमेरिका जो है वो सबसे ऊपर है, और ये कि यूएस और जो इज़राइल हैं उनको कोई पूछ नहीं सकता। और दूसरी बात कि ये जो पावरफुल नेशंस हैं वो मर्डर भी कर सकती हैं, उससे गेट अवे विद भी कर सकती हैं, मतलब उसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। अच्छा देखो, वैसल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी स्टेट जो आप पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे इजराइल किस पे डिपेंडेंट है? यूएस पे, इसलिए यहाँ पे इसने ये वाला वर्ड यूज़ किया है। अब दूसरे वर्ड्स में यूज़ कर लो तो इसको सर्वेंट भी आप कह सकते हो कि ये इसका सर्वेंट है, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है। तो उसके बाद है गेट अवे विद, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सज़ा से बच गए हैं। मतलब अगर कोई पर्सन है उसने कोई गलत काम किया है तो वो क्या कर रहा है, वो उस सज़ा से बच रहा है, वो गो अनपनिश्ड हो रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद है एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब क्या है? यूनिकनेस। आप ये समझ लो कि बढ़तरी, कि आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे से सुपीरियर हूँ, मेरी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये इन मीनिंग्स में है। अच्छा, अब इसने रिप्रोच का वर्ड यूज़ किया था। रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, मुलामत करना, तनकीद करना। तो ये दोनों जो हैं इससे बियॉन्ड हैं, परे हैं, मतलब कोई भी उसको तनकीद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं पूछ सकता। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब क्या होता है? अब ये देखो,
ये दैट ऑफ और दोज ऑफ क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक नाउन दो दफ़ा रिपीट हो रहा हो ना, तो वो जो रेपिटेशन है ना, उससे बचने के लिए हम या दैट का इस्तेमाल करेंगे या दोज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस को चेक करो, वो कह रहा है द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ जापान। अब यहाँ पे कल्चर दो दफ़ा आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने रेपिटेशन से बचने के लिए इस कल्चर की जगह पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, दैट का। तो अब मेरा सेंटेंस क्या बना, मेरा सेंटेंस कुछ ऐसे बना, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जापान। और उसके बाद जब अगर हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल हो, तो तब हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से बनाएंगे, द ट्रेडिशंस ऑफ पाकिस्तान आर डिफरेंट फ्रॉम, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, दोस। द ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जापान। तो इस तरीके से इसने ये वाला सेंटेंस जो न्यूज़पेपर का वो बनाया है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये दैट ऑफ क्या है। ये है द मैसेज ऑफ द लेटेस्ट मूव सेंड्स टू द वर्ल्ड इज़ द मैसेज ऑफ हाइपर अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। तो ये जो मैसेज था ये दो दफ़ा रिपीट हो रहा था, तो इसलिए इसने यहाँ पे दैट ऑफ का इस्तेमाल किया। अगर हमारा नाउन प्लूरल होता तो हम यहाँ पे दोस का इस्तेमाल करते। अब आगे देखें, कह रहा है दो अगरचे द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल सिस्टम, कहता ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जो कि प्रिवेलिंग है, मतलब करंट है, जो मौजूदा है, हैज़ लार्जली बीन यूज्ड, कहता उसको ज़्यादातर जो है, मोस्टली जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बाय पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल नेशंस के ज़रिए, ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ टू टारगेट, ताकि वो टारगेट कर सकें, अटैक कर सकें फोर्स पे, अपने दुश्मनों पे, हु डू नॉट टो द लाइन, जो कि इनकी बात को नहीं मानता, कोमा कहता वाइल लुकिंग द अदर वे, जबकि दूसरी तरफ देखते हुए, एज जैसे ही अलाइज ब्रेक द रूल्स, जैसे ही उनके जो दोस्त हैं वो रूल्स को ब्रेक करते हैं। फिर कोमा देयर कैन बी लिटल डिसएग्रीमेंट, कहता वहाँ पे ना के बराबर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसको लेकर, कहता विद द आईसीसीज मैंडेट, के आईसीसी की जो अथॉरिटी है उसको लेकर। अब कॉलन, अब वो कह रहा है टू पनिश, सज़ा देने के लिए दोस्त उन लोगों को इन्वॉल्व जो कि शामिल हैं इन क्राइम्स में अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब इसको जोड़ते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कह रहा है। वो इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं ना, वो इस सिस्टम का मिसयूज़ करती हैं, वो इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करती हैं। कहता जो आईसीसी का जो रोल है ना कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स को सज़ा देता है, कहता ये बहुत नेसेसरी है, इसके ऊपर ना के बराबर कोई डिसएग्रीमेंट है। अब इसको गौर से देखो, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना, उसकी चीज़ों को चेक करेंगे वो किस तरह से बना है। सबसे पहले ये चीज़ देखो, प्रिवेलिंग का मतलब क्या है। देखो प्रिवेलिंग का मतलब ऐसा होता है हर चीज़, वो चीज़ जो हर जगह मौजूद हो। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं करंट सिस्टम की, ठीक है, जो मौजूदा सिस्टम है। लार्जली का मतलब होता है मोस्टली। पावरफुल स्टेट्स मतलब पावरफुल कंट्रीज की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये फो है, फो का मतलब क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया टो द लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है, ये पहले भी एडिटोरियल में आया था। इसका मतलब होता है आप वही चीज़ करो जो आपसे कही गई है करने को। तो जो लोग उनकी बात नहीं मानते वो उनके दुश्मन हैं, ठीक है। उसके बाद इसने यूज़ किया देयर कैन बी लिटिल डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है। देखो एक लिटिल होता है, आ लिटिल होता है। अगर यहाँ पे आ लिटिल लगाता तो इसका मतलब था कि अच्छा खासा डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा है, मतलब अच्छी खासी मुखालफत है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिटिल डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि बहुत कम या मुश्किल से ही कोई इख्तलाफ है यहाँ पे, ना के बराबर किसी को इशू है। अब ये जो आईसीसी मैंडेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आईसीसी को जो मिशन मिला हुआ है, जो उसको इख्तियार मिला हुआ है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। और वो कौन से हैं, यहाँ पे कॉलन लगा के इसने उसको एक्सप्लेन किया है कि इसका मैंडेट है क्या, कि इसने सज़ा देना है उन लोगों को जो इंसानियत के खिलाफ जो इन क्राइम्स में शामिल थे। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये इतना लंबा सेंटेंस इसने क्यों लिखा है, ठीक हो गया। कहता एंड व्हाट इज़राइल हैज़ कमिटेड, कहता जो इज़राइल ने कमिट किया ना, जो परफॉर्म किया, जो एग्जीक्यूट किया, जो काम इसने किया है,
कहता अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, इनके अगेंस्ट सिंस अक्टूबर 2023 से, कहता इज़ एन इग्रेजियस क्राइम, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, काबिल नफ़रत है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो यही कह रहा है कि इजराइल ने जो किया था ना फ़लस्तीनियों के खिलाफ, कब किया था? अक्टूबर 2023 से। कहता वो बहुत ही इग्रेजियस है, मतलब इग्रेजियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड, एबहोरेंट, बहुत काबिल नफ़रत। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसमेंटल, बजाय किसके? खराब करने के, ख़त्म करने के, डिसमेंटल करने के। द सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। सो दैट ताकि ऑल स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू, कि वो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब्जेक्ट टू हों, किस चीज़ के? सेम रूल्स के, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सेम रूल्स को ही फॉलो करें। एंड द रिच एंड द स्ट्रॉन्ग आर नॉट एबल टू इवेट जस्टिस, जो अमीर हो, जो मजबूत हो, वो बच ना सके, किससे? इंसाफ से। तो अब वो ये कह रहा है कि बजाय इसके कि आप इस सिस्टम को डिसमेंटल करो, इसको ख़त्म करो, जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जितनी भी जो स्टेट्स हैं वो सारे रूल्स को उससे फॉलो करवाया जाना चाहिए, और जो अमीर है, जो मजबूत है, वो किसी भी सूरत में बच ना सके जस्टिस से। तो इस तरह से कुछ उसने ये वाला सेंटेंस बनाया। अब देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, किसके लिए इस्तेमाल हुई है? ये इस्तेमाल हुई है सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे इसने बीइंग डिसमेंटल क्यों लिखा है? क्योंकि सिस्टम ने खुद कोई काम नहीं करना था, सिस्टम के ऊपर काम होना था, तो इसलिए इसने यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है। इसने लिखा है इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसमेंटल्ड, के बजाय इसके कि इसको डिसमेंटल किया जाए, सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, तो इसलिए इसने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है कि सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि सिस्टम को डिसमेंटल किया जाना चाहिए। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा। अब उसके बाद इसने यूज़ किया सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू क्या चीज़ होती है? देखो, सब्जेक्ट टू के ना डिफरेंट यूजेस होते हैं। अब क्या यूज़ होते हैं इसमें? एक ये चीज़ होती है कि आप किसी इंसान को फोर्स करो कि वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें, और वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, किस चीज़ के अंदर से गुजरेगा, वो कोई भी मुश्किलात हो सकती हैं, या कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन जो मतलब अच्छी ना हो, आप ये समझ लें। तो अगर मैं इसको ज़्यादा तफसील में आगे लेकर चलने लग जाऊँ ना, तो शायद ये होगा कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसके समझने में प्रॉब्लम हो। तो इसका मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ताकि अगर आप चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर लें, अगर नेक्स्ट एडिटोरियल में आएगा तो इसको हम तफसील से कर लेंगे। तो सब्जेक्ट टू के ना दो मतलब होते हैं। सब्जेक्ट टू का एक मतलब होता है कि किसी इंसान को कोई चीज़ एक्सपीरियंस करवाना। जैसे आप ये समझ लें कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार मुलाजमीन को लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ के अंदर से गुजरना पड़ता है? उनको सब्जेक्ट टू होना पड़ता है इस एक्सपीरियंस से, जो कि है लॉन्ग वर्किंग आवर्स का। और अगर हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करें तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ से अफेक्ट होने वाली है, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाली हैं, या ये जो चीज़ें हैं इससे अफेक्ट होने वाली हैं। तो ये ज़रा भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट एडिटोरियल में इसको देखते हैं। तो वो कह रहा है बट एक्सपेक्टिंग, कहता लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्ट करना, उम्मीद लगाना, किस चीज़ की? द करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, कहता टू हेल्प, कि वो हेल्प करेगी क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए मोर इक्वल वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि फेयर होगा, जहाँ फेयरनेस होगी, जहाँ जस्टिस होगा सब नेशंस के लिए। कहता इस डेलुइनल, मतलब ये जो चीज़ है ये अनरियलिस्टिक है, ये फुलिश है। तो वो यही कह रहा है कि अगर तो आप ये चीज़ सोच रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, तो वो कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जहाँ फेयरनेस होगी, जहाँ जस्टिस होगा सबके लिए, तो कहता ये वाली जो बात है ये ख्याली है, मतलब ये चीज़ जो है अनरियलिस्टिक है, ये नहीं होने वाली। द करंट ऑर्डर इज कोलैप्सिंग, कहता जो करंट हालिया ऑर्डर है वो कोलैप्स हो रहा है, वो ढह रहा है। एंड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज हेस्टनिंग, और वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्दी कर रही है इट्स डिमाइस,
वो क्या कर रही है, वो इसकी डिस्ट्रक्शन को और तेज कर रही है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो वर्ल्ड का करंट सिस्टम है वो गिर रहा है, वो फॉल अपार्ट हो रहा है, वो टूट रहा है, और ट्रम्प के जो एक्शन है इसको और ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, इस डिस्ट्रक्शन को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। हेस्टनिंग का वर्ड यूज किया ना, मतलब तेजी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं कि और जल्दी ये टूट जाए। हैंस कहता लिहाजा A new fair global order is required, कहता हालांकि एक फेयर ग्लोबल ऑर्डर की जो है वो ज़रूरत है, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम चाहिए जो कि इक्वल हो, जस्ट हो। कहता विच फोकसेस, जो फोकस करे जस्टिस के ऊपर, इन ऑल इट्स फॉर्म्स, मतलब जिसमें क्या हो, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर लिहाज से फेयरनेस हो, एंड इक्वालिटी, और बराबरी हो, एंड बैलेंस्ड, और क्या हो उसमें, बैलेंस्ड हो, मतलब फेयरनेस हो, विथ रिस्पेक्ट फॉर सोवरेंटी। मतलब वो ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को देखो तो वो कह रहा है एक ऐसे वर्ल्ड सिस्टम की ज़रूरत है जो नया भी हो और फेयर भी हो, मतलब जो एक चीज़ को पक्का कर दे। किस चीज़ को, कि वो जस्टिस हो, इक्वालिटी हो और रिस्पेक्ट हो दूसरी किसी भी कंट्री की खुद मुख्तारी को लेकर। द ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है, शुड हेल्प, उसको मदद करनी चाहिए बिल्ड करने के लिए दिस न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया को, अलोंग विद स्टेट्स, और साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज के, दैट शेयर, जो कि शेयर करती हैं यूनिवर्सल वैल्यूज को। तो वो ये बात कर रहा है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मदद करनी चाहिए बिल्ड करने के लिए इस नई दुनिया को, और साथ ही साथ उन स्टेट्स को, कौन से स्टेट्स, कहता जो कि बिलीव करती हैं जस्टिस के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर। यूनिवर्सल वैल्यूज़ यही है ना कि हर जगह पे जस्टिस हो, हर जगह पे इक्वालिटी हो, तो ये वही बात कर रहा है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।